हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सी। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे 19th सेंचुरी में 1815 से 1914 तक कैसे ग्लोबलाइजेशन ग्रो किया। ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस और तेजी से बढ़ गया था। इस टाइम पे वर्ल्ड और ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया था। अब वो कैसे हुआ था, उसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। 19th सेंचुरी 1800 से 1899 का टाइम पीरियड होता है, लेकिन 1914 तक ये कंडीशंस सेम रही थी, क्योंकि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके बाद से कंडीशंस चेंज हुई। ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बढ़ा था बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई थी ग्लोबली, यानी वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज पे, और इसी ने ग्लोबलाइजेशन को भी अफेक्ट किया था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 1815 से 1914 तक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पीरियड पे ग्लोबलाइजेशन कैसा चल रहा था। पीरियड ऑफ मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये जो 1815 से 1914 का टाइम पीरियड था, ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है इस टाइम पे ग्रो कर रही थी, यानी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में चेंजेस आ रहे थे। यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो और ज्यादा प्रॉस्पेरस होता जा रहा था। काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, नोन एज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि यही वो टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होते चले गए। मार्क्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन एंड इंपीरियलिज्म। और इसी टाइम पे ये जो 19th सेंचुरी थी, इस टाइम पे ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। व्यापार, यानी कि एक जगह से अब जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, बहुत सारे गुड्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू किया गया मार्केट की तलाश में, यानी मार्केट तक पहुंचाना है हमें गुड्स को अलग अलग मार्केट्स में। अगर यूरोप में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो एशियन कंट्रीज में, एशियन मार्केट्स में भी वो प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके इंडस्ट्रियलिस्ट। और इसी की वजह से ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा, माइग्रेशन भी बढ़ा, लोगों ने अपने एरिया से निकल के दूसरे एरिया में माइग्रेट करना शुरू किया इन सर्च ऑफ वर्क, यानी काम की तलाश में, जॉब की तलाश में लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया। एंड इंपीरियलिज्म, और इसी टाइम पे ज्यादा से ज्यादा इंपीरियलिज्म हमें देखने को मिला, यानी कि कंट्रीज को गुलाम बनाना स्टार्ट किया गया। इंडिया को भी जैसे कॉलोनी बनाया था ब्रिटिशर्स ने, उसी टाइप से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज को यूरोपियन पावर्स ने अपना गुलाम बनाना शुरू किया, और यही था इंपीरियलिज्म। तो इस टाइम पे यानी 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, इकोनॉमीज डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इसी टाइम पे ट्रेड भी बढ़ा, माइग्रेशन भी बहुत हुआ, लोग जॉब के सर्च में, जॉब की तलाश में माइग्रेट करने लगे, और इंपीरियलिज्म भी बढ़ा, यानी ज्यादा से ज्यादा देशों को कॉलोनी बनाना शुरू किया यूरोपियन पावर्स ने। 3 मेन चेंजेस, इसी 19th सेंचुरी में 3 मेन चेंजेस भी हुए थे। कौन से 3 चेंजेस थे? इकोनॉमिक चेंजेस, Industrial Revolution started in Britain, late 18th century, spread to Europe and USA. Industrial Revolution शुरू हुआ ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में, और उसी के बाद ब्रिटेन से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैलता गया, और सबसे पहले इंडस्ट्रीज सेटअप हुई ब्रिटेन में। उसके बाद काफी सारे अलग अलग पार्ट्स में इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू हो चुकी थी आफ्टर ब्रिटेन। तो यूरोप और यूएसए के डिफरेंट पार्ट्स में इंडस्ट्री सेटअप हुई। ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद यूरोप और यूएसए के अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप हुई, और यहाँ से हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ग्रोथ देखने को मिली। और इसी के थ्रू जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बना रहे हो, आप सेल कर रहे हो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमीज में चेंजेस आए, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ हुई। अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा इनकम का, वेल्थ का फ्लो हमें देखने को मिल रहा था।
इंक्रीज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कॉलोनीज। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। अब वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? यूरोप में थे रॉ मटेरियल्स, यूज करते थे यूरोपियन पावर्स अपने रॉ मटेरियल्स का, अपने रिसोर्सेज यानी अपने संसाधनों का भी यूज किया करते थे, लेकिन यूरोप में उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने एशिया में है। तो यहाँ एशिया में उन्होंने अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाया और वहां से उन्होंने रॉ मटेरियल्स अपने देश में ले जाना स्टार्ट किया। तो रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ने लगी थी इन यूरोपियन नेशंस में, और वो डिमांड्स कहाँ से फुलफिल कर रहे थे? वो अपनी कॉलोनीज से। जिन भी देशों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया है, वहां से वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज यानी संसाधन ले जा रहे थे, और वो सारे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, और फिर जो गुड्स वो बना रहे थे, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे थे, वो वापस से अपनी कॉलोनीज में ला करके ही बेच दे रहे थे लोगों को। Agricultural regions became suppliers of raw materials. एग्रीकल्चरल रीजन्स यानी जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो जाता है, जहाँ की जमीन फर्टाइल है, जैसे इंडिया, इजिप्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ करता था। तो ये जो कुछ देश थे, इंडिया, इजिप्ट, यूएसए, ये सारी कॉलोनीज थी यूरोपियन पावर्स की, यानी यूरोपियन नेशंस जो थे, यूरोप के जो देश थे, उन्होंने इन सब एरियाज को अपना गुलाम बना रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखा था, और यहाँ से वो क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स ले जाया करते थे। तो ये जो इनकी कॉलोनीज थी, यूरोपियन नेशंस की जो कॉलोनीज थी, वो एक तरह से उन लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सप्लायर का काम कर रहे थे। वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में। माइग्रेशन, सेकेंड चेंजेस क्या है? सेकेंड चेंज था माइग्रेशन, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला लोगों का। लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, लोगों ने बहुत ज्यादा माइग्रेट करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग अपने एरियाज को, नेटिव एरियाज को छोड़ के दूसरे एरियाज में जाने लगे। क्यों? बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ जॉब, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए थी। टाइप्स ऑफ माइग्रेंट्स, अब माइग्रेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। फ्री माइग्रेंट्स, यूरोपियंस टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्री माइग्रेंट्स जिन पे कोई बंदिशें नहीं है, जो अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। यूरोपियंस के पास पावर्स थी, तो यूरोपियंस क्या करते थे? फ्रीली मूव करते थे, राजाओं की तरह रहते थे। कहाँ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, जो भी उनकी कॉलोनीज हैं, जहां भी उन्होंने कॉलोनीज बना रखी हैं, सिर्फ कॉलोनीज ही नहीं, और पूरे वर्ल्ड में यूरोपियंस जो थे वो फ्रीली घूमा करते थे राजा महाराजाओं की तरह, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ये इनका मूवमेंट फ्री हुआ करता था, इन पे कोई बंदिशें नहीं थी, कोई इन्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा होता था मूव करने के लिए। तो ये थे फ्री माइग्रेंट्स। सेकेंड टाइप के माइग्रेंट्स थे इंडेंचर्ड लेबरर्स। पुअर पीजेंट्स फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड अदर कॉलोनीज वर सेंट टू प्लांटेशंस, माइंस एक्सेट्रा। इंडेंचर्ड लेबरर्स यानी जिन्हें फोर्सफुली मूव करवाया जा रहा है, एक तरह से गुलाम बना करके लोगों को। अब यूरोपियंस को अपने प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करवाने के लिए स्लेव्स यानी गुलामों की जरूरत थी, लेबरर्स की जरूरत थी। तो वो लेबरर्स कहाँ से आएंगे? अफ्रीका से तो उन्होंने लिए ही लिए, अपनी और भी कॉलोनीज से उन्होंने स्लेव्स को लेना शुरू किया, जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ से भी काफी सारे स्लेव्स ले गए ब्रिटिशर्स। जबरदस्ती उनका मूवमेंट करवाया जा रहा था, नाव में भर भर के ले जाया जाता था, शिप्स में स्लेव्स को भर भर के ले जाया जाता था। वो भी सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं होती थी, उन्हें गंदगी में ही रखा जाता था। ये सारे जो गंदगी वाले काम थे, वो यूरोपियंस अपनी कॉलोनी से लाए हुए स्लेव से करवाया करते थे, और खुद अच्छे हाइजीनिक कंडीशंस में रहा करते थे। आज जो चलता है ना हाइजीन को लेकर के, ये गाना गाते रहते हैं, हाइजीन हाइजीन करते रहते हैं यूरोपियंस, हमारी कंट्रीज को अनहाइजीनिक बोलते रहते हैं, लेकिन ये सब शुरू इन्होंने ही किया था। इन्होंने जो स्लेव्स थे इनके, जो भी ये कॉलोनीज से स्लेव्स ला रहे हैं, उन्हें फोर्सफुली ऐसी कंडीशंस में रखा हुआ था, और जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं थी तब भी उन्हें जबरदस्ती फोर्सफुली मूव करवाया जा रहा था, उन्हें उनके परिवार से अलग करवाया जा रहा था। ये सब काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और उन्हें काम कहाँ पे करवाया जा रहा था? प्लांटेशन फील्ड्स में, यानी खेती बाड़ी वगैरह करवाई जा रही थी उनसे, छोटे छोटे काम करवाए जा रहे थे। माइंस, जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होता है, हम लोग जमीन के अंदर जाके, अंडरग्राउंड से जा करके हम लोग माइंस लेके, ओर्स लेके आते हैं, आयरन ओर्स, एल्यूमिनियम ओर्स, गोल्ड वगैरह, सिल्वर, ये सब हम जमीन से निकालते हैं अंदर से। जमीन के अंदर बहुत खतरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
कभी कभार गड्ढे में पानी भर जाता है तो काफी लोगों की डेथ होती है। तो ऐसे जो खतरे वाले काम थे जिसमें लोगों की जान जाने का खतरा था, वो सब ब्रिटिशर्स, वो सब यूरोपियंस किससे करवाया करते थे? इन स्लेव से। कॉलोनियलिज्म, तीसरा मेजर चेंज कौन सा आया? कॉलोनियलिज्म, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना राज स्टैब्लिश कर रही थी। ब्रिटिश राज जैसे इंडिया में चला था, तो इंडिया क्या थी? कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बना रखा था। यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एक्सपैंडेड देयर एम्पायर्स। अब यूरोपियन पावर्स यानी यूरोपियन नेशंस जो है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगीज, ये सब लोगों ने क्या किया? अपनी पावर और ज्यादा एक्सपैंड करी। अपने आप के एक्सपेंशन के चक्कर में इन्होंने दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाई। Colonies became markets for industrial goods and sources of raw materials. अब इन्होंने जिन भी देशों को कॉलोनी बनाई, यानी जिन भी देशों पे अपना कब्जा कर रखा था इन यूरोपियन पावर्स ने, वहां पे उन देशों से ये क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स ले जाया करते थे। तो इनकी कॉलोनीज इनके लिए रॉ मटेरियल्स का सोर्स थी। यहाँ से अपनी कॉलोनी से ये रॉ मटेरियल्स ले जाया करते थे बल्क में, और फिर अपनी कंट्री में जाकर के प्रोसेसिंग वगैरह करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, उसके बाद ये फाइनल गुड्स जो बनके तैयार हुआ करते थे वो पहुंचाया करते थे अपनी कॉलोनीज में, और वहीं पे लोगों को बेच दिया करते थे। और ये ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे हैं तो वहाँ के जो इनके कॉलोनीज के जो नेटिव पीपल हैं वहां पे लोगों को सही प्राइसेस दे रहे हैं, नहीं, बहुत सस्ते दाम पे उनसे ले जाया करते थे। एक तरह से इन्हें अपना प्रॉफिट निकालना है। इन्हें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स इन्हें बहुत चीप रेट पे मिल जाए, और फाइनल गुड्स ये जो बेचे वो थोड़ा हाई रेट पे बेचते हैं, जिससे कि जो बीच का डिफरेंस है वो इनका प्रॉफिट निकल जाए। अच्छा खासा प्रॉफिट इन्हें चाहिए होता था, तो इसलिए ये क्या करते थे? बहुत कम रेट पर यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाया करते थे, यहाँ के लोगों को ऑप्रेस किया करते थे, और खुद फाइनल गुड्स बनाकर तैयार करते थे अपने देश में, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मार्केट में ले जा करके सेल कर दिया करते थे, अपना प्रॉफिट अर्न करते थे। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनीज, कॉलोनीज लाइक इंडिया फेस्ड इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब जो भी ये कर रहे थे ब्रिटिशर्स, यूरोपियन पावर्स अपनी कॉलोनीज पर जिस टाइप से रूल कर रहे थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उनकी कॉलोनीज पर। अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और यहाँ पे इंडिया में हमें इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी गिरती चली गई। यहाँ पे पहले अच्छे खासा लोग अर्न करा करते थे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिया करते थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद से यहाँ पे हमें इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसे का फ्लो है वो ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स जा रहा था। यानी इंडिया से सारा पैसा, सारा गोल्ड, सिल्वर, सारे प्रेशियस मेटल्स, सभी प्रेशियस थिंग्स ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड। इंडिया में इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ कैसे? जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हम लोग यहाँ पे हाथों से ही चीजें बनाया करते थे, पॉट्स बनते थे, और टेक्सटाइल्स, जो खादी हमने सुना है, तो खादी क्लोथ जो है वो भी हाथों से ही बनाया जाता था, चरखे का यूज करके। इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी यहाँ पे, तो हाथों का ही यूज करके हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, काफी सारे गुड्स बनाया करते थे। और अब क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसी वजह से हैंडीक्राफ्ट जो हमारे हुआ करते थे, जो भी प्रोडक्ट्स होते थे हमारे यहाँ नेटिव प्रोडक्ट्स होते थे, नेटिव गुड्स, उन सब के प्राइसेस बहुत हाई हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के गुड्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इजीली बहुत कम टाइम में बल्क में सारे गुड्स बनाकर तैयार कर लिया करते थे, क्योंकि उनके यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, तो उनकी उतनी मेहनत नहीं लग रही है, उतना टाइम नहीं लग रहा है। इसी वजह से उनके जो गुड्स थे वो थोड़े इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड करते थे कि वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स और प्रोडक्ट्स का यूज करें। तो इसी की वजह से जो इंडिया की ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, खुद की जो इंडस्ट्रीज थी हमारी, वो सब कोलैप्स करती चली गई, वो सब खत्म हो गई, बंद हो गई। फार्मर्स फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स, इंडिगो, कॉटन एक्सेट्रा। फार्मर्स को भी ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ। कैश क्रॉप्स यानी हम ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो हमारे कंजम्पशन के लिए ना हो। अगर फार्मर वीट उगाता है, वीट ग्रो करता है, वीट कल्टीवेट करता है, तो खुद के लिए गेहूं निकाल लेते हैं और उसके बाद वो सेल करते हैं, बचा हुआ जो अमाउंट है उसे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं।
लेकिन अगर वो इंडिगो यानी नील की खेती कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि नील वो अपने लिए उगा रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए तो नहीं उगाएंगे। वो इंडिगो, कॉटन, जूट, ये सारी वो चीजें हैं जो इन्हें सारी सेल करनी होती हैं, सब बेचनी होती हैं। तो ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो ये सेल करें, फार्मर्स सेल करें, और खरीदेगा कौन? ब्रिटिशर्स, वो भी कम रेट पे। तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स किया करते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स उगाओ। कभी कभार फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे कि जब आपकी जब आप क्रॉप हार्वेस्ट करोगे तो हमें ही सेल करोगे और किसी को नहीं। और इसी के चलते काफी सारे फार्मर्स फंस जाया करते थे। इसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद उन्हें बहुत सस्ते दाम पे अपनी सारी क्रॉप्स सेल कर देनी होती थी ब्रिटिशर्स को। लेड टू फेमाइन्स एंड पॉवर्टी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, लोगों के पास पे एक तरह से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स ले जा रहे हैं, बहुत सस्ते दाम पे ले जा रहे हैं, और लोगों के पास इनकम बहुत कम आ रही है। सारा इनकम का फ्लो हमें ब्रिटिशर्स के पास देखने को मिल रहा है। ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे जा रहा है और फार्मर्स के पास पैसा ना के बराबर आ रहा है। तो इंडियंस को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा यहाँ पे। फेमाइन्स यानी भूखमरी हुई। जैसे 1914 में हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया। यहाँ पे क्या हुआ, अब पूरे वर्ल्ड में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था वो खत्म हुआ तो फूड क्राइसिस आ गया, यानी खाने की कमी हो गई। तो इंडिया से सारा का सारा जो ज्यादातर जो अमाउंट था फूड क्रॉप्स का, वो सब ले जा रहे थे ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में अपने लोगों का पेट भरने के लिए, और यहाँ पे इंडियंस को भूख की वजह से मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिली। ऐसे फेमाइन्स वगैरह यहाँ पे आए, भुखमरी हुई और पॉवर्टी, लोग गरीब होते चले गए, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहना, उसी की वजह से डिसीजेस का फैलना, ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडियन लोगों को। तो ये हमने देखा कि कैसे ये 19th सेंचुरी इतना इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था, इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कॉलोनीज को। जो यूरोपियंस की कॉलोनीज थी उनको कितना सफर करना पड़ा। लेकिन हाँ, यूरोपियंस के पास खूब पैसा गया। 3 मेजर चेंजेस कौन से थे? इकोनॉमिक चेंजेस, जिसमें इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से यूरोपियन पावर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए, बहुत प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने। सेकंड था माइग्रेशन, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, शिफ्ट होना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ वर्क। और फिर थर्ड था कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनीज बनाने स्टार्ट किया यूरोपियन पावर्स ने। तो ये कुछ 3 मेजर चेंजेस थे जो 19th सेंचुरी में हुए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyc.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।